गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजेश टोकरे अगेन मेरे इस प्यारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर राजेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप लास्ट लेक्चर जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस के बारे में हमने समझा था, और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, जहां पर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो बेसिक स्टेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। इन बेसिक स्टेप्स में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हमको डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। ये डीएनए हमने कहां से आइसोलेट किया था? प्लांट की सेल से आइसोलेट किया था, एनिमल सेल के आइसोलेट किया था, या फंजाई की सेल से आइसोलेट किया होगा, या आपने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया होगा। अब फिर इस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? फ्रेगमेंट में कट करता है। ये फ्रेगमेंट स्मॉल भी हो सकते हैं, स्मॉल के अलावा लार्ज भी हो सकते हैं, या मीडियम साइज के भी हो सकते हैं। अलग अलग साइज के जो है फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलावा। अब इन फ्रेगमेंट को हमको उनके साइज के अकॉर्डिंग क्या करना होता है? सेपरेट करना होता है। जब भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स को साइज के बेस पर सेपरेट करना होता है तो एक टेक्निक का यूज किया जाता है जिसको कहते हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे इसमें स्टेप फॉलो हो जाती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स इसमें यूज होंगे, आज उनको हम एक कंप्लीट जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन आपका स्वागत है, और आज जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेहतरीन कंसेप्ट को समझने वाले हैं। और ये टेक्निक जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक है, फोरेंसिक साइंस की टेक्निक है, जहां पर सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। तो ये टेक्निक क्या है, कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है, क्या होता है, ये सब देखने वाले हैं। तो यहां तक हमने ऑलरेडी देख लिया है, हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया है, डीएनए आइसोलेशन की प्रोसेस को देख लिया है। हमने फिर क्या देख लिया है? डीएनए की जो कटिंग होती है वो कैसे कट की जाती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये भी बेसिक कंसेप्ट देख लिया, लेकिन आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। चले, फिर फिर क्या होगा? जैसे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेंगे, फिर हमारा टारगेट होगा पीसीआर करवाना, ताकि डीएनए के जो सेगमेंट है उसकी लार्ज कॉपी मिल जाए, ज्यादा नंबर में हमको मिले, इसके लिए करवाना पड़ेगा पीसीआर। और पीसीआर के बाद उसका बनाएंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ये हुआ कि हम अब हमारे डिजायर्ड डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे, जिससे बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उससे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेने के लिए अब उसका हम करवाएंगे बायोरिएक्टर में रिएक्शन, और बायोरिएक्टर में उसको ऑप्टिमम कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करके लार्ज क्वांटिटी में हम क्या करने वाले हैं? प्रोडक्शन लेने वाले। तो ये सभी स्टेप हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया है। आज हमारा टारगेट है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हमको समझना है। चले, अब ये टेक्निक क्या होती है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल को समझते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? जो अपने घर में यूज होने वाले, जैसे भी आपने देखा होगा कि अपने आपके आसपास कोई ना कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, घर बनाया जाता है, तो वहां पर जो यूज होने वाली सैंड है, रेत है, उस रेत को फिल्टर करना होता है। फिल्टर करने का मतलब यह है कि उस सॉइल के अंदर क्या होता है, उस सैंड के अंदर क्या होता है, लार्ज पार्टिकल के, स्मॉल पार्टिकल के स्टोन्स होते हैं, उनको हमको सेपरेट करना होता है, ताकि जो कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल हो वो अच्छा हमको मिल पाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है जिसको कहते हैं सिफ्स, छन्नी कहते हैं। ये छन्नी का काम क्या है? ये लोहे की जार बनी हुई है, इस जार का अपना एक साइज होता है, जिससे बड़े साइज की जो पत्थर है, स्टोन है, वो इसके ऊपर ही रह जाएंगे, लेकिन जो स्मॉल साइज की मिट्टी है वो क्या हो जाएगी? इससे फिल्टर हो जाएगी, छन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति इस सैंड को क्या कर रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या कर रहा है? पुटअप कर रहा है, डाल रहा है, जिससे क्या होगा? बड़े पत्थर जो हैं इस मिट्टी से अलग हो जाएंगे, और जो छोटी मिट्टी है वो क्या हो जाएगी? सेपरेट हो पाएगी। तो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं सॉइल के, जो उन्होंने क्या कर दिए? सेपरेट कर दिए। तो वैसे आज की हमारी जो टेक्निक है वो है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये आप देख रहे हैं, ये है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक पूरी कंप्लीट यूनिट है। इस यूनिट का यूज जो होता है वैसे ही करते हैं जैसे यहां पर इस बंदे ने किया है, कि पत्थर को अलग करने के लिए, जो बड़े साइज के पत्थर है उसको अलग करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, जिसमें कोई डायमीटर की एक छन्नी लगी होती है, सिव लगी होती है, जिसकी हेल्प से वो मिट्टी को क्या कर सकता है? सेपरेट कर सकता है। तो वैसे इस यूनिट का यूज हम डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो डीएनए के फ्रेगमेंट किसने बनाए थे?
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने बनाए थे, जो अलग अलग साइज के होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा बनाए गए जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, या इन दोनों के बीच के भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट्स। तो स्मॉल, लार्ज और मीडियम साइज के फ्रेगमेंट को यदि मुझे सेपरेट करना है तो इसी टाइप की यूनिट का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस यूनिट के अंदर एक पूरा यूनिट सिस्टम है। यहां पर एक पावर सप्लाई है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट विद एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कि यहां पर कुल मिला के हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने वाले हैं उनके साइज के बेस पर, चार्ज के बेस पर। तो क्या आपको यह बात समझ में आई? अब इस यूनिट को, इस अगारोस जेल यूनिट को जो है हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के क्या जो वर्ड है, क्या टर्म है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है पूरा जो वर्ड है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है अगारोस, दूसरा है जेल और तीसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं अगारोस की। अगारोस क्या है? एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंसेस है। ये क्या है? एक तरह का कंपाउंड है। ये क्या है? एक तरह का कंपाउंड है। ये कंपाउंड आपको कहां पर मिलेगा? ये कंपाउंड आपको मिलता है सीवीड से। ये कहां पर मिलेगा? सीवीड में मिलेगा आपको। एक तरह का सीवीड है और इस सीवीड क्या है? ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इससे जो अगारोस होता है ये एक कंपाउंड है जो हमको कहां मिल रहा है? सीवीड में मिल रहा है। और ये एक तरह का क्या है? अगारोस एक कार्बोहाइड्रेट है। ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड है। क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और इस पॉलीसेकेराइड कंपाउंड की वजह से क्या बनता है? जेल। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको सीवीड से मिलने वाला अगारोस पाउडर के फॉर्म में होता है। इस पाउडर फॉर्म वाले अगारोस को यदि आप गुनगुने पानी में या पानी में डालकर इसको अच्छे से बॉईल करेंगे तो ये बन जाएगा जेल। जेल का मतलब यहां पर क्या होता है? जेल का मतलब यहां पर क्या होता है? जेल का मतलब यहां पर सॉलिड, कैसा? सेमी सॉलिड। मैं बात कर रहा हूं सेमी सॉलिड मैट्रिक्स की। सेमी सॉलिड का मतलब क्या होता है? न ज्यादा लिक्विड हो न ज्यादा सॉलिड हो, दोनों के इंटरमीडिएट हो, मतलब ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड, लाइक जेल लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जेल कैसे बना? अगारोस से बना। तो अगारोस क्या है? एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंसेस है जिसको बॉईल किया, गर्म पानी में उबाला तो एक क्लियर सॉल्यूशन बन गया जिसको हम कहते हैं जेल। और इस जेल की क्वालिटी क्या है? ये जेल अगारोस से बना है और जब भी इसको बॉईल किया जाता है तो उसके बाद ये सॉलिडिफाई हो जाता है, जेल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस जेल में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल होते हैं, जिसमें से डीएनए क्या होकर जाता है? माइग्रेट कर जाता है। तो इसमें जो होल होते हैं या पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे ये छन्नी को आपने देखा होगा तो इसमें जो लोहे की जो पट्टी लगी हुई है, स्ट्रिप लगी हुई है, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। वैसे के वैसे इस यूनिट के अंदर होने वाला, यूज होने वाला जो जेल होगा, इस जेल के अंदर इंटरनली आप देखोगे तो पोर्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। मैं बता सकता हूं कि छोटे से स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर में क्या होंगे? होल्स होंगे, जिससे डीएनए क्या करेगा? रन करेगा। तो जितना सिंपल का डीएनए जो होगा, जो हमारा डीएनए जितना छोटा होगा वो उस पोर से क्या होगा? अलग हो जाएगा और आगे की तरफ फास्ट तरीके से मूव करेगा। तो छोटा जो सेगमेंट होगा वो जल्दी मूव करेगा, जो मीडियम साइज का होगा पीछे रह जाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में रह जाएगा। तो इस तरह से क्या की जाती है? सेपरेशन किया जाता है डीएनए का ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? तो यहां पर डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं जेल के अंदर। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब यह हुआ कि यहां पर हमको इलेक्ट्रिक करंट यूज होना है, इलेक्ट्रिक पल्स यूज होना है, जिसकी हेल्प से क्या किया जाएगा? डीएनए को सेपरेट किया जाएगा। तो कुल मिला के आपको यह बात समझ में आ गई कि ऐसी टेक्निक जिसमें अगारोस से जेल बनाकर हम इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोवाइड करके क्या करने वाले हैं? डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने वाले हैं। तो इस पूरी यूनिट को हम इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट कहते हैं और ऐसी प्रोसेस को हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? अब इस पूरी यूनिट को हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन पूरे पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं अगारोस। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगारोस क्या है। अगारोस क्या है? तो अगारोस क्या है? अगारोस इज अ अगारोस क्या होगा? अगारोस जो होगा वो क्या होगा? एक जेली लाइक कंपाउंड होगा। क्या होगा? जेली लाइक सब्सटेंसेस है। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि अगारोस जो होता है वो क्या है? जेली जैसा है। जेली जैसा है। जेली जैसा का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट होगा, जेल जैसा होगा। तो ये एक तरह का जेली लाइक जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है। जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, ये आप देख रहे हैं जेली लाइक सब्सटेंसेस होगा, जिसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है? सीवीड से। कहां से ऑब्टेन किया जाता है? सीवीड से क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है। तो इसको कहां से ऑब्टेन किया गया है? सीवीड से किया गया है, जिसका नाम होता है गैलिडियम। ये गैलिडियम क्या है? एक तरह का सीवीड है। गैलिडियम गैलिडियम क्या है? एक तरह का सीवीड है, जिससे इस अगारोस को क्या किया गया है? ऑब्टेन किया गया है। तो नीट के पॉइंट हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपको ये बारे में पता होना चाहिए कि अगारोस हमेशा सीवीड से मिलता है और उस सीवीड का नाम क्या है? गैलिडियम है। क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? अब बात करते हैं जेल। तो मैंने आपको बताया था कि अगारोस क्या है? एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड को यदि पानी के अंदर आप उबालते हैं तो पानी में उबालने से क्या होगा? इसका एक क्लियर सोल्यूशन बनेगा और इस क्लियर सोल्यूशन के कारण क्या होगा? जब आप इसको लो टेम्परेचर पे कूल डाउन करेंगे तो एक जेल बनेगा। तो जेल का मतलब क्या है? जेल का मतलब यहां पर सेमी सॉलिड मैट्रिक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेमी सॉलिड मैट्रिक्स की बात हो रही है। सेमी सॉलिड मैट्रिक्स का मतलब यहां पर क्या हुआ? ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जो ना तो लिक्विड है ना ज्यादा सॉलिड है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? सेमी सॉलिड मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहां पर ये क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि डीएनए का क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ये जो जो मैट्रिक्स है हमारा, कैसे काम कर रहा है? सिव की तरह काम कर रहा है। यहां पर सिव का मतलब क्या हुआ? यहां पर इस सिव का मतलब ये हुआ कि ये छन्नी की तरह काम कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हमारी जो छन्नी है वो कौन है? हमारा जेल है। इस जेल के अंदर से डीएनए क्या होगा? सेपरेट होगा। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जब भी आप करंट प्रोवाइड करते हैं तो मूवमेंट होता है किसका? चार्ज पार्टिकल। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहां पर क्या होगा? मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोस हमको सीवीड से मिलता है, जिसका जेल बनता है। जेल एक सिव छन्नी की तरह काम करता है, जिससे डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग किया जाता है। और ये करता है किस बेस पर? इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, जिसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आपके माइंड में आना चाहता चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज से डीएनए क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। देख रहे, तो यहां पर पूरी पूरी जो टेक्निक है जिसको हमने डिवाइड करके पढ़ा, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस पूरी टेक्निक का मीनिंग क्या है? तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हुआ? तो सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। हम क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं? डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग अगारोस जेल, इस अगारोस से बनने वाले जेल का यूज कर रहे हैं और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे डीएनए के सेगमेंट क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये है गैलिडियम। और ये गैलिडियम क्या है? एक तरह का, ये क्या है? एक सीवीड है। ये क्या है? ये एक सीवीड है और सीवीड का नाम क्या है? गैलिडियम है और इससे बनता है अगारोस। तो ये आप
बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये जो है ये क्या है, अगारोस है, ये सॉलिडिफाइड सेमी सॉलिड अगार है। इस तरह से इस सेमी सॉलिड मैट्रिक्स का यूज किया जाता है इस यूनिट के अंदर। तो ये हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है। तो यहां पर ये गैलिडियम है जिसको सीवीड कहा, इससे बनने वाला ये क्या है हमारे पास, अगारोज है, अगार जेल है, इसको हम क्या बोलेंगे, जेल बोलेंगे। ये जेल है और इस जेल को कहां रखा जाता है, इस यूनिट के अंदर रखा जाता है जिसको अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं इस पूरी टेक्निक की। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हो गया अब हमारे लिए, एक हो गई टेक्निक। ये क्या हो गई हमारे लिए, ये एक टेक्निक है जिसका यूज क्या करते हैं हम, यूज टू सेपरेट, किस लिए, सेपरेट करने के लिए, सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। किसको सेपरेट करने के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं हम, सेपरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन, तो मैंने आपको बताया डीएनए को आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज। तो आप किसके बेस पर सेपरेट कर रहे हो, उनके साइज के बेस पर, डीएनए का फ्रेगमेंट कितना बड़ा है, एंड चार्ज के बेस पर। आपको पता है डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो छोटा जितना होगा डीएनए का सेगमेंट उतना फास्ट मूव करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और डीएनए जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी बात पता होना चाहिए। बाय पासिंग थ्रू जेल, हम किसके थ्रू पास करेंगे, तो अगारोस जेल। अगारोस जो होगा वो हमारा जेल होगा। अगारोस जेल से हम क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं किसके अंडर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, नेगेटिव जो चार्ज डीएनए है, मान लो ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, और आपके पास यदि कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये डीएनए मॉलिक्यूल पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, मूव करेगा किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरह से जिसका जितना छोटा चार्ज होगा, साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा वो जल्दी से मूव करेगा, और जितना बड़ा साइज होगा वो स्लो मूव करेगा। और इस तरह से स्मॉल से लेकर लार्ज साइज के डीएनए को आप आसानी से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो क्या आपको ये अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है समझ में आई, इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरह से हम यहां यूज करने वाले हैं। तो देखिए ये पूरी यूनिट है, और इस यूनिट में आप क्या देख रहे हैं, इस यूनिट में आप देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास ये है करंट सप्लाई। ये क्या है हमारे पास, करंट की क्या है, सप्लाई है, ये सप्लाई करेगा करंट की। इसके साथ ही हमारे पास क्या है, ये पूरे इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है। देखिए यहाँ पर प्लस वायर है और ये माइनस वायर है, ये कनेक्ट है पूरी इस यूनिट से, ये प्लस वायर भी यहाँ पर कनेक्टेड है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। ये टेक्निक में आप देखेंगे तो ये पूरा जो यूनिट दिख रहा है, इस पूरी यूनिट को हम क्या कहते हैं, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट कहते हैं। इसमें क्या होती है, एक ट्रे होती है, इसके अंदर एक ट्रे होती है, उस ट्रे के अंदर हम क्या बनाते हैं, उस ट्रे के अंदर हम बनाते हैं अगार का बनने वाला जेल। इस जेल को यहां पर रख दिया जाता है, और इस जेल के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड डीएनए को ऐड करते हैं। फिर क्या ऐड करते हैं यहां पर, फिर डीएनए को हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। और फिर इसको करंट अप्लाई करके हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, और फिर क्या होगा, करंट जैसे ही मिलेगा, डीएनए का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो डीएनए को हमेशा कहां पर रखा जाता है, नेगेटिव पॉइंट की तरफ रखा जाता है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए को हमेशा कहां रखा जाएगा, नेगेटिव की तरफ ही रखा जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, भगाएगा, और पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से डीएनए का सेपरेशन हो जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हो गई, एक टेक्निक है। चलिए तो ये किस बेस पर डिपेंड करता है, ये क्या प्रिंसिपल है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इसको थोड़ा समझते हैं। तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको ये पता है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किसके कारण होता है, वो फॉस्फेट ग्रुप के कारण होता है। किसके कारण होता है,
फॉस्फेट ग्रुप के कारण होता है। ये आपको जनरली पता है क्योंकि हम डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं और डीएनए के बेसिक कंसेप्ट को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम समझ चुके हैं। चलिए, तो डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज किसके कारण है? फॉस्फेट के कारण है। ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ये आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट के कारण। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे तो आपको पता है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, अप्लाई किया, तो डीएनए का क्या होगा? मूवमेंट होगा, डीएनए माइग्रेट करने लगेगा। डीएनए क्या करेगा? मूव करेगा। अब डीएनए किधर मूव करेगा? तो मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें एक नेगेटिव होता है, कैथोड जिसको कहते हैं, और एक पॉजिटिव पॉइंट होता है जिसको हम एनोड कहते हैं। तो हमेशा डीएनए को आप माइनस की तरफ रखेंगे क्योंकि डीएनए पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको भी किधर रखेंगे? माइनस की तरफ। तो माइनस माइनस को रिफ्लेक्ट करेगा, पॉजिटिव की तरफ वो मूव करेगा। तो इसका मतलब व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, डीएनए मूव फ्रॉम दी नेगेटिव नेगेटिव पोल। ये नेगेटिव पोल मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? कैथोड की बात कर रहे हैं। कैथोड से किधर जाएगा? पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा। किधर मूव करेगा? पॉजिटिव पोल। इसका मतलब किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा। तो क्या आपको यह बात समझ में आई? तो डीएनए हमेशा नेगेटिव पोल से कहां मूव करेगा? पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये जेल है, इस जेल में ये वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव पार्ट कहलाएगा, क्योंकि इसको हमेशा कहां पर हम ये कहां पर किस पोजीशन रखेंगे? ये पॉजिटिव पॉइंट कहलाएगा। तो यहां पर आपको देख रहे हैं छोटे छोटे वेल बनाए गए हैं, ये छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए हैं जिसमें डीएनए को डाला जाता है। आपको ये डीएनए कहां से आया? तो रस्टिक्सन एंजाइम से जो डीएनए हमने कट करवाया था वही हमारा सिंपल डीएनए है, जिसके फ्रेगमेंट अलग अलग साइज के हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज के हैं। इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हमको क्या करना है? अलग करना है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहां इस यूनिट में देख रहे हैं, ये यूनिट में ब्लैक कलर का जो वायर है नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्लस वाला वायर पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर वेल जो देख रहे हैं, ये वेल आपको कहां से मिल रहे हैं? ये वेल जो हैं, ये वेल आपने कहां पर बनाए हैं? ये वाले जो वेल हैं आपने कहां पर बनाए हैं? नेगेटिव चार्ज की तरफ बनाए हैं। कहां पर बनाए हैं? नेगेटिव चार्ज की तरफ बनाए। ये है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पर बनाने का मेन कारण आपको पता चल गया होगा कि यहां से डीएनए क्या करेगा? मूव करेगा इस डायरेक्शन में। डीएनए किधर मूव करेगा? डीएनए नेगेटिव से किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो डीएनए हमेशा नेगेटिव से किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो जितना छोटा सेगमेंट होगा वो जल्दी रन करेगा, जितना मीडियम और बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा और लार्ज साइज का सबसे पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है? डीएनए का सेपरेशन किया जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चले, अब बात करते हैं किसकी? अगारोजेल एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर सिव का काम कर रहा है। सिव का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? एक छन्नी का काम कर रहा है। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि डीएनए का सेपरेशन कर रहा है, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है, एक तरह का पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर क्या होता है? पोर साइज होता है, जिसकी हेल्प से डीएनए को क्या किया जा रहा है? सेपरेट किया जाता है। तो एक सिव की तरह काम कर रहा है जिसमें स्मॉल जो फ्रेगमेंट होंगे, जो डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट होंगे, वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? फास्टर मूव करेंगे। इसका मतलब फास्टर। कैसे मूव करेंगे? फास्टर मूव करेंगे। स्मॉल सेगमेंट जितने होंगे उतने ज्यादा फास्ट मूव करेंगे और जितने लार्ज फ्रेगमेंट होंगे उतना स्लोअर मूव करेंगे। कितना? ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे मूव करेंगे? स्लोअर मूव करेंगे। तो इसका मतलब जितना लार्ज होगा वो स्लो मूव करेगा, जितना छोटा सेगमेंट होगा उतना लार्ज मतलब फास्ट तरीके से मूव करेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है प्रिंसिपल का। इसलिए डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या कर दिया जा रहा है? सेपरेट कर दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर साइज के अकॉर्डिंग। जितना छोटा होगा फास्ट भागेगा, जितना बड़ा होगा वो स्लो भागेगा। तो ये टारगेट है किसका? अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। देखिए टेक्निक है, टेक्निक को हमको समझना है। बिल्कुल भी कंसेप्ट हमको कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि कहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि देखिए अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जो आज के मॉडर्न जमाने में सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। इसका फोरेंसिक साइंस में पैटर्निटी सेपरेशन करना है डीएनए का, वहां पर जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन करना है वहां पर, या कोई हमारे जो एंसेस्टर हैं उनके डीएनए में कंपैरिजन करना है तो वहां से डीएनए सेपरेशन करना है, तो वहां पर भी यूटिलाइज होता है। कई एप्लीकेशंस है इस यूनिट का जिसका आज आप जो है स्टडी कर रहे हैं। चलिए, यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या
कि इस अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमको कौन कौन से एपरेटस यूज होने वाले हैं, मतलब इस पूरी अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसके एपरेटस की बात करते हैं। तो एपरेटस में पहला ये पूरा जो है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। ये पूरी क्या है? अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट कहेंगे। ये पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है। अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के अंदर आप देखेंगे जहां पर ये जेल रखा हुआ है, ये जेल कैसे बनाया गया? तो इस जेल को बनाने के लिए एक ट्रे का यूज किया गया जिसको कास्टिंग ट्रे कहते हैं। क्या कहेंगे? कास्टिंग ट्रे कहते हैं। तो ये क्या है? कास्टिंग ट्रे है। ये कास्टिंग ट्रे की हेल्प से यहां पर आप देख रहे हैं इसकी राइट साइड आप देखेंगे तो यहां पर एक बॉर्डर बनी हुई है। इस बॉर्डर के अंदर हम क्या करते हैं? जेल डाल देते हैं। अगारोस का जो पाउडर होगा उस पाउडर को डाइल्यूट करके वाटर के अंदर बॉईल करके हम क्या कर देंगे? यहां पर ऐड कर देंगे, जिससे हमारा जेल कैसा बन जाएगा? एक स्लिप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक स्लिम थीन लेयर बन जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? अगारोस कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तीसरा आप देख रहे हैं वो क्या है? वो है कोम्ब। यहां पर कोम्ब का मतलब क्या है? कोम्ब का मतलब यह है ऐसी स्ट्रक्चर जिसको आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर जेल को अप्लाई किया जाता है। जेल को अप्लाई करने के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? कोम्ब लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको डीएनए को सेपरेट करना है तो आपको डीएनए को उस जेल में डालना पड़ेगा, और जेल में डीएनए को डालने के लिए हमको वेल बनाना पड़ेगा। और वो वेल कैसे बनेंगे? जब तक उस जेल में आप कोम्ब नहीं लगाएंगे। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है, और उस यूनिट के अंदर क्या होता है? कास्टिंग ट्रे होता है, और इस ट्रे के अंदर जेल ऐड किया जाता है, और इस जेल में क्या लगाया जाता है? कोम्ब लगाया जाता है, और कोम्ब लगाकर हम छोड़ देंगे। जैसे ही सॉलिडिफाई होगा तो कोम्ब को हम रिमूव कर लेंगे, और कोम्ब को रिमूव करने से हमारे पास क्या बन जाएगा? वेल बन जाएगा। तो जो कि ऑलरेडी आप डायग्राम में देख चुके हैं कि यहां पर ये जो वेल बने हैं यहां पर कोम्ब लगाई गई थी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहां पर लास्ट में आप देख रहे हैं ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई करने वाली यूनिट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक यूनिट होगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। एक अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कंप्लीट यूनिट होती है, उस कंप्लीट यूनिट के अंदर पूरा एक इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट होगी। उसके अलावा उसमें ट्रे यूज होने वाला है, उसके अलावा उसमें कॉम्ब यूज होने वाला है, और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने वाली पूरी यूनिट होगी। इन चारों को मिला के हम पूरा क्या कहेंगे? अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट कहेंगे। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या एपरेटस समझ में आए कि पूरी टेक्निक में हम क्या यूज करने वाले? इसके अलावा इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में हम क्या यूज करने वाले हैं? केमिकल्स यूज करने वाले। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है हम केमिकल डिस्कस करने वाले। पूरे इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या केमिकल यूज करने वाले हैं? तो पहले पहले बात करें हम किसकी? हमारा सबसे पहला केमिकल होगा कौन सा? अगारोस पाउडर। ये अगारोस पाउडर क्या होता है? मैंने आपको बताया सीवीड से मिलता है। ये सीवीड जो गैलिडियम है उसका एक पाउडर होता है, जिसको पानी के अंदर आप उबालेंगे, पानी के अंदर बॉईल करेंगे तो जेल बन जाएगा। तो अगारोस पाउडर क्या है? टू प्रिपेयर सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। सेमी सॉलिड मैट्रिक्स यदि आपको बनाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको क्या यूज करना पड़ेगा? अगारोस पाउडर यूज करना पड़ेगा। इस टेक्निक में एक करंट को सप्लाई करवाने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए, करंट को प्रॉपर कंडक्ट कराने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए एक बफर का यूज किया जाता है। उस बफर का नाम क्या है? बफर सॉल्यूशन या टीएई बफर कह सकते हैं। टीएई बफर का मतलब क्या है? ट्रीस ट्रीस एसिटेट ईडीटीए। ट्रीस एसिटेट ईडीटीए ये क्या है? एक तरह का बफर है, और इस बफर का काम होता है क्या? बफर का काम होता है पीएच को मेंटेन रखना और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये उसको क्या करना? कंडक्ट करना होता है। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि
जो बफर है उसका काम होता है पीएच को मेंटेन करना और कंडक्ट करना होता है इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डीएनए सैंपल। अब ये डीएनए सैंपल क्या है? डीएनए सैंपल वो डीएनए सैंपल है जिसके फ्रेगमेंट्स है आपको सेपरेट करना है। तो ये डीएनए सेगमेंट्स क्या है? टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। ये क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं और टू बी सेपरेट, टू बी सेपरेट। ये डीएनए की वो फ्रेगमेंट्स हैं जिसको आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के की हेल्प से बनाया है और इनको आपको क्या करना है? सेपरेट करना है। तो अगारोस जेल बनाने के लिए अगारोस पाउडर लगने वाला है। हमको पीएच को मेंटेन करने के लिए कि पीएच का कोई डीएनए पर इफेक्ट ना हो, और हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हमको बफर का यूज करना पड़ेगा। तो बफर का यूज, कौन सा बफर? टीएई बफर याद रखना है, जिसको कहते हैं हम ट्रेस एसीटेट ईडीटीए कहते हैं। डीएनए सैंपल होगा, फिर लोडिंग डाई होगा। मोस्ट टाइम पे लोडिंग डाई क्या होता है? लोडिंग डाई क्या होता है कि आपने जब अगारोस जेल बनाएंगे तो अगारोस जेल में आप डीएनए को ऐड करने वाले हैं, तभी जाके डीएनए का सेपरेशन होगा। लेकिन डीएनए उस बफर के अंदर, जेल के अंदर स्टेबल नहीं रह पाएगा। वो क्या करेगा? वो मूव करने लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि उस जेल के अंदर मेरा डीएनए डूबा हुआ रहे, सिंक रहे। तो मैं उसको क्या करूंगा? उसको लोडिंग डाई होती है, उस लोडिंग डाई के साथ मिक्स कर दूंगा। तो ये क्या कर देगा? डीएनए के वेट को बढ़ा देगा, जिससे डीएनए क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा उस वेल के अंदर, उस गड्ढे के अंदर क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। तो लोडिंग डाई हेल्प्स टू सिंक, सिंक डीएनए, डीएनए को डुबाने के लिए, सिंक करने के लिए। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि लोडिंग डाई का यूज होता है डीएनए को सिंक करने के लिए और इनटू दी वेल, वेल के अंदर डीएनए को सिंक करना है तो आपको लोडिंग डाई यूज करना पड़ेगा। और ये लोडिंग डाई जो होती है उसका वेट बढ़ा देगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा देगा, जिससे वो क्या होगा? वेल के अंदर चले जाएगा और जिससे हम क्या ट्रैक कर सकते हैं? उनका मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा? डीएनए स्टेन होगा। डीएनए स्टेन का मतलब आपको डीएनए को देखना है तो आपको कोई फ्लोरोसेंट डाई यूज करना पड़ेगी, कोई स्टेन यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर डीएनए स्टेन का मतलब यह है कि एक ऐसा स्टेन, एक ऐसा कलरफुल प्रोडक्ट जो क्या करे? डीएनए को कलर कर दे, उनके नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वहां पर जाके अटैच हो जाए और कलर फॉर्म में हमको दिखाई दे। तो इसके लिए डीएनए स्टेन करने के लिए, फॉर विजुअलाइजेशन, डीएनए स्टेन क्यों करते हैं? फॉर विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए बेंड्स। जो हमको डीएनए के बेंड दिखेंगे उसको देखने के लिए हमको क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करने के लिए डीएनए के जो बेंड हैं उनको विजुअलाइजेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम डीएनए स्टेन करते हैं, जैसे ईटीबीआर। मोस्ट एमपी, ईटीबीआर का मतलब होता है इथिडियम, इथिडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ये बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए जब भी इसका यूटिलाइज किया जाता है ग्लव्स पहनना चाहिए। हमारी जो गॉगल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के जो लेबोरेटरी में यूज होने वाले गॉगल्स होते हैं, उनका यूटिलाइज किया जाता है। तो ये आपको प्रिकॉशन के फॉर्म में याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है, म्यूटाजेनिक एजेंट होता है। दूसरा जो है, हम लेडर डीएनए यूज करने वाले हैं, जिसको हम मार्कर भी कहते हैं। जब आप डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं तो आपका जब डीएनए सेपरेट होगा तो आप कंपेयर किससे करोगे? कंपैरिजन के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सैंपल डीएनए होना चाहिए जिसको हम मार्क कर सकें, उससे कंपेयर कर सकें। तो मार्किंग करने के लिए हमारे पास डीएनए लेडर होता है, जिसको हम मार्कर कहते हैं। इसके साथ हम डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं कि डीएनए का मूवमेंट कितना हुआ है और कितना फ्रेगमेंट किस साइज का है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड कंपेयर फ्रेगमेंट डीएनए साइज होता है। तो केमिकल्स के फॉर्म में हमको इतने अगारोस पाउडर की जरूरत पड़ेगी, अगारोस पाउडर के अलावा हमको बफर की जरूरत होगी, बफर के अलावा डीएनए सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी, डीएनए सैंपल के अलावा हमको लोडिंग डाई की रिक्वायरमेंट होगी, और इसके अलावा हमको मार्कर डीएनए भी लगेगा, और इसके अलावा हमको डीएनए स्टेन भी लगेगा। तो क्या आपको ये बेसिक जो केमिकल हैं, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टेक्निक में यूज होने वाले हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, और इनका क्या फंक्शन है, क्या क्यों यूटिलाइज किया जाता है, ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे चलें। तो इस कंसेप्ट के साथ आज जो हम
इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसके प्रिंसिपल को समझते हुए अब हम आ गए हैं प्रोसीजर पर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो पूरी टेक्निक है उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है ये हमको समझना है। चले, अभी तक हम केमिकल उसके एपरेटस दोनों को समझ चुके हैं। अब हमारे पास जो टारगेट है उसकी स्टेप्स है, प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, सबसे पहले हमारे पास कोई वेइंग मशीन है। इस वेइंग मशीन का यूज करके हम अगारोस पाउडर को वेइंग कर लेंगे जितना हमको क्वांटिटी चाहिए। हमको क्वांटिटी जितनी भी चाहिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगारोस पाउडर जो है हम उसको अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ क्या ऐड करने वाले हैं, अगारोस जो पाउडर है उस अगारोस पाउडर को क्या करने वाले हैं यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आपने सपोज किया अगारोस पाउडर यहाँ पर ले लिया, वे कर लिया, अगारोस पाउडर को वे कर लिया जितना भी आपको अप्रोप्रिएट क्वांटिटी लेना है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया कि जो मुझे अगारोस पाउडर मिला था उसको मैंने वेट कर लिया, उसका वजन वजन ले लिया और उसका वेट लेने के बाद मैंने क्या किया, एक मेरे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या है, इस बीकर के अंदर भरा हुआ है TAE बफर। इसके अंदर क्या है, TAE बफर है। ये क्या है, TAE बफर है। तो इस TAE बफर के अंदर मैं क्या कर दूंगा, ये मेरा जो अगारोस मैंने पाउडर लिया है इस अगारोस पाउडर को मैं क्या कर दूंगा यहां पर ऐड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, इस अगारोस पाउडर को वे किया और इस TAE बफर के अंदर मैंने क्या कर दिया, उसको मिक्स कर दिया। तो ध्यान रखिएगा अगारोस ठंडे वाटर के अंदर, कूल वाटर के अंदर ज्यादा डाइल्यूट नहीं होता है, वो ज्यादा घुल नहीं पाएगा। जबकि आपको जेल बनाना है, क्या करना है, जेल बनाना है, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स बनाना है। तो सेमी सॉलिड मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओवन के अंदर, ये माइक्रो ओवन है, ये क्या है, ओवन है, इस माइक्रो ओवन के अंदर क्या करना पड़ेगा हमको, इस माइक्रो ओवन के अंदर उसको रखना पड़ेगा और हमको क्या करना पड़ेगा, ओवन के अंदर हमको बॉईल करना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, ओवन के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको बॉईल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने से क्या होगा, ये अगारोस जो होता है ये डाइल्यूट हो जाएगा और डाइल्यूट होने से इसका क्लियर सॉल्यूशन बनेगा और इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, इस बीकर को क्या कर लेंगे, हम बाहर निकालेंगे और इस बीकर को बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, कूल फॉर सम टाइम। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कूल करेंगे ताकि ठंडा हो जाए, ज्यादा टेम्परेचर है इसका और टेम्परेचर कूल करेंगे। कूल का मतलब ये हुआ कि यहां पर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। कूल का मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, कूल फॉर सम टाइम, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। तो आपने क्या किया, अगारोस वे किया, TAE बफर में डाला, उसको ओवन के अंदर बॉईल किया, बॉईल करने के बाद आपने उसको कूल किया। कूल करते हैं, जैसे ही हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने के लिए हम उसको कुछ देर रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही वो गुनगुना होगा, ठंडा होगा, उसी समय हम जो हमारी डाई होती है जिसको हमने इथिडियम ब्रोमाइड कहा था, ETBr कहा था, उस ETBr को हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो हमने क्या किया, जब ये ठंडा हो रहा था, गुनगुना हो गया, उसी समय हमने क्या कर दिया, ETBr डाल दिया। तो ये ETBr क्या होता है, इथिडियम ब्रोमाइड होता है जिसको हमने क्या कहा था, इसको क्या था, DNA स्टेन कहा था और ये विजुअलाइजेशन के लिए, DNA को बेंड को देखने के लिए यूज की जाती है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। और फिर मैंने इस बीकर को क्या कर दिया, यहाँ पर इस कास्टिंग ट्रे के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, कास्टिंग ट्रे है, कास्टिंग ट्रे है। तो इस कास्टिंग ट्रे के अंदर क्या कर दिया हमने, DNA को ऐड कर दिया। जैसे ये सॉरी अगारोस जो जेल था हमारा, उस कास्टिंग के अंदर जो TAE बफर के अंदर हमने उसको सॉल्युबल किया था, घोला था, उसको हमने डाल दिया। डालने के बाद क्या किया हमने, कोम्ब ऐड कर दी। ये क्या है, हमने क्या किया यहाँ पर, अब हमने कोम्ब का यूज किया। ये कोम्ब है जो आपको मैंने डायग्राम में बताई थी। ये कोम्ब जो है, ये कोम्ब जो है यहाँ पर मैंने लगा दी है, ये जेल के अंदर लगाइए क्योंकि सॉलिड होने के बाद आप कोम्ब लगा नहीं पाएंगे। इसलिए जो गुनगुना हमारा जो गुनगुना मतलब लिक्विड फॉर्म में ही, लिक्विड फॉर्म में ही हमारा जो जेल था उसी में मैंने कोम्ब को इंसर्ट कर दिया। तो कोम्ब क्या होगा, ये कोम्ब क्या होगा, वहां पर रख दिया गया है और जैसे जैसे ये जेल जो है ठंडा होगा तो कोम्ब उसके अंदर फंस जाएगा। हम धीरे से कोम्ब को निकालेंगे तो सॉलिडिफाई जो जेल है उसके अंदर हमारे गड्ढे बन जाएंगे, वेल बन जाएंगे। तो आप ये समझ रहे होंगे, इस तरह से कोम्ब को मैंने जेल के अंदर लगा दिया और जैसे ही ठंडा हो गया तो मैंने उसको निकाल लिया। तो जहां जहां पर ये फिट हुआ था वहां वहां पर वेल बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस कोम्ब को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये कोम्ब क्या कर दिया, कोम्ब को अब मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो रिमूव कोम्ब, ये बात आपको समझ में आ गई। कोम्ब को क्या कर दिया मैंने,
रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन चुके हैं, ये बन चुके हैं वेल। इनको क्या कहते हैं हम, वेल कहते हैं। तो ये वेल मतलब छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं जिसके अंदर हम डीएनए को क्या करेंगे, लोड करेंगे। डीएनए को क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो क्या आपको समझ में आया? हमने सबसे पहले अगारोस वे किया, उस अगारोस को टीएई बफर में मिक्स किया, फिर हमने उसको ओवन के अंदर बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हमने क्या किया, उसको ठंडा किया, गुनगुना किया, और उसमें क्या ऐड कर दिया, इथिडियम ब्रोमाइड यूज किया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इथिडियम ब्रोमाइड कब जो है वो ऐड किया जाता है। तो जेल जब गुनगुना होता है तब उसी में इथिडियम ब्रोमाइड जो है ऐड कर दिया जाता है। फिर इस इथिडियम ब्रोमाइड को डाइल्यूट करने के बाद, घुलने के बाद, उस ट्रे में हम क्या कर देंगे, इसको कहते हैं कास्टिंग ट्रे। इस कास्टिंग ट्रे के अंदर हमने जेल डाल दिया। जेल जैसे ही डाला उसके साथ हमने क्या कर दिया, उसके अंदर कोम्ब लगा दी। कोम्ब लगाने के बाद थोड़ी देर वेट किया। क्या किया हमने यहाँ पर, वेट किया। तो वेट करने के बाद ये कैसा हो गया, ये सॉलिड हो गया। सॉलिड होने के बाद हमने कोम क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद इस जेल को उठा के हमने कहां रख दिया, इस जेल को उठा के हमने ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो यूनिट है, उस यूनिट के अंदर हमने इस जेल को उठा के वहां पर रख दिया। ये जो जेल है, इस जेल, ये कास्टिंग ट्रे है, ये क्या है, कास्टिंग ट्रे है। इस कास्टिंग ट्रे में से निकालकर जेल को हमने कहाँ रखा, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के अंदर रख दिया। अब यूनिट को रखने के बाद इस यूनिट में हमने जेल को रख दिया। जेल में अब हम क्या ऐड कर रहे हैं, ये अगेन TAE, ट्रीस एसीटेट EDTA जो बफर होता है, इस बफर को यूज करते हैं ताकि पीएच जो है और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सप्लाई किया जाए। तो कुल मिला के आपको दो बातें याद रखना है। जेल बनाने के लिए भी हमने बफर का यूज किया था, TAE बफर का यूज किया था। अगेन जो है जेल बनाने के बाद वो जब सॉलिडिफाई हो गया है, कोम्ब को हमने निकाल लिया है, इसी जेल को हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के अंदर डाला, और उसमें हमने अब क्या ऐड कर दिया है, TAE बफर ऐड कर दिया है। और इतना ऐड किया कि हमारा ये जो जेल है वो क्या हो जाए, डूब जाए, उस TAE बफर के अंदर क्या हो जाए, डूब जाए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास हमारा जो डीएनए सैंपल है, ये डीएनए सैंपल कहाँ से आया, ये डीएनए सैंपल हमने किसी सेल से आइसोलेट किया था, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या कर दिया था, हमने कट करवाया था। और इस डीएनए के क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट, स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट, बड़े फ्रेगमेंट सब क्या है यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इस डीएनए के जो प्योर डीएनए है, इस डीएनए को हम माइक्रोपिपेट की हेल्प से क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं, और इन वेल्स के अंदर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या किया कि जो हमारा जो डीएनए था, ये हमारा क्या था, ये डीएनए था। ये डीएनए के क्या है, फ्रेगमेंट्स हैं। इस डीएनए के फ्रेगमेंट जो है, इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स वाला सैंपल जो हमारे पास है, इस डीएनए फ्रेगमेंट को हमने क्या कर दिया, माइक्रोपिपेट का यूज किया। इस माइक्रोपिपेट का यूज करके हमने निकाल लिया। पर ध्यान रखना है कि जब भी आप डीएनए को निकालते हैं, तो डीएनए को निकालने से पहले आप क्या करेंगे, डीएनए को मिक्स करेंगे लोडिंग डाई के साथ। किसके साथ, लोडिंग डाई के साथ। तो मैंने आपको क्या बताया कि डीएनए को हमेशा आप लोडिंग डाई के साथ क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। क्यों मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए का जो वेट होता है बहुत लो होता है। ये जैसे ही आपने जेल के अंदर डाला, तो जेल में क्या भरा हुआ है, बफर भरा हुआ है, TAE बफर भरा हुआ है। ये TAE बफर में जैसे जाएगा वापस तैर के बाहर आ जाएगा। तो उस वेल के अंदर आप देख रहे हैं, यहां पर ये जो गड्ढा बना हुआ है, वेल बना है, इस वेल के अंदर आप यदि डीएनए को डालेंगे, तो ये वेल के अंदर जब डीएनए को डालेंगे, तो ये डीएनए वहां पर स्टेबल टिक नहीं पाएगा। तो अभी देख रहे हैं, ये वेल जो दिख रहा है, इस वेल के अंदर आप डीएनए को जैसे माइक्रोपिपेट की हेल्प से डालेंगे, तो माइक्रोपिपेट से जैसे ही डीएनए डाला, तो आपने यहां पर ये क्या दिख रहा है आपको, यहां पर आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, जेल है। और जेल के अंदर क्या बने हुए हैं, वेल बने हुए हैं। और वेल में आप क्या ऐड कर रहे हैं, डीएनए ऐड कर रहे हैं। तो डीएनए क्या करेगा, फ्लोट करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसी में क्या डला हुआ है, TAE बफर भी डला हुआ है। क्या डला हुआ है, TAE बफर डला हुआ है। तो बफर में वो तैर के बाहर आ जाएगा। इसके लिए हमको डीएनए के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, लोडिंग डाई। और लोडिंग डाई ऐड करने से उसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डीएनए उसी वेल के अंदर टिक जाएगा, मतलब एक जगह स्टेबल हो जाएगा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अब जैसे ही हमने डीएनए ऐड कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहां पर ब्लू कलर के स्पॉट दिख रहे हैं, ब्लू कलर के स्पॉट देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए उस गड्ढे के अंदर, उस वेल के अंदर जा चुका है। क्यों जा चुका है, क्योंकि डीएनए तैर के बाहर वापस नहीं आ पाया। वो डीएनए जिसको मैंने ऐड किया है, वो बाहर
क्या नहीं कर पा रहा है, फ्लोट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके साथ मैंने लोडिंग डाई को यूज कर लिया है, लोडिंग डाई के साथ मिक्स कर दिया है, तो लोडिंग डाई ने उसका वेट बढ़ा दिया और वो गड्ढे के अंदर ही डीएनए रह गया। तो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया। तो डीएनए का फ्रेगमेंट लिया माइक्रोपिपेट की हेल्प से, और माइक्रोपिपेट की हेल्प से लेने से पहले मैंने उसको मिक्स कर दिया लोडिंग डाई के साथ, फिर उठाया मैंने डीएनए को और इन वेल के अंदर मैंने डाल दिया। वेल के अंदर जैसे ही डाला, तो आप ध्यान रखें यहां पर मैंने आपको 4 वेल बताए, तो 4 वेल के अंदर आप अलग अलग डीएनए डाल सकते हैं या सेम डीएनए भी डाल सकते हैं, पर एक डीएनए आपको ऐसा भी डालना पड़ेगा जिसके साथ कंपेयर करना है। तो हमेशा जो पहला वेल होगा उसमें आप क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए जो हमारा डीएनए सैंपल होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्कर डीएनए कहते हैं, उस मार्कर डीएनए को ऐड करेंगे। उसके बाद आपको जिस फ्रेगमेंट डीएनए के सैंपल को अलग करना है वो आप अलग कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, हम इस पूरे इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट का कंप्लीशन हो चुका है। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस की यूनिट में हमने जेल डाल दिया, फिर बफर डाल दिया, बफर डालने के बाद हमने लोडिंग डाई के साथ मिक्स किया डीएनए को और डीएनए को ऐड कर दिया। अब बारी आती है करंट अप्लाई करने की। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक यूनिट है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक जो यूनिट है, इस इलेक्ट्रिक यूनिट को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इस इलेक्ट्रिक यूनिट में जो रेड कलर का वायर होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा, रेड कलर का वायर जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा, और जो ब्लैक कलर का वायर होगा वो नेगेटिव की तरफ होगा। तो यहां से क्वेश्चन आपको क्या पूछा सकता है कि अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए डीएनए कहां पर लोड किया जाता है, तो वेल के अंदर लोड किया जाता है। लेकिन ये वेल किस साइड में बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है, हमेशा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव जिसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, क्या कहते हैं, कैथोड की तरफ बनाए जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो एनोड की तरफ मूव करेगा, तो कैथोड की तरफ डीएनए को ऐड किया गया है, और डीएनए फिर धीरे धीरे माइग्रेट करेगा और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करने से क्या होगा, मूवमेंट करेगा। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया और डीएनए आपने कहां पर ऐड किया है, वेल के अंदर, और ये वेल हमेशा किधर बनाए जाते हैं, नेगेटिव की तरफ हमेशा बनाए जाते हैं। तो डीएनए क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये वेल है, ये क्या है, वेल है, और इस वेल के अंदर आपने क्या कर दिया है, डीएनए को ऐड कर दिया है, डीएनए को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो ये पूरे 4 वेल हैं। तो आपको क्या करना है कि जो पहला वेल होगा, ये 1 2 3 4, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, मार्कर जो डीएनए होता है, जो मार्कर डीएनए है, मार्कर डीएनए को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इसके अलावा जो भी आपको डीएनए को ऐड करना है वो आप 2 3, जो 4th नंबर का जो जो वेल है उसके अंदर आप कंपैरिजन करने के लिए ऐड कर सकते हो। जितने भी चाहे सैंपल आप, डिपेंड करता है आप पर, आप बना सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही आप करंट प्रोवाइड करोगे तो आपके जो डीएनए के सैंपल हैं, डीएनए क्या करेगा, रन करेगा। डीएनए क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने पर क्या करेगा, रन करेगा। रन करने का मतलब यह है कि डीएनए के जो सेगमेंट है वो जल्दी भागेंगे, क्योंकि पॉजिटिव उसको खींचेगा, और जो छोटा डीएनए का सेगमेंट होगा वो जल्दी मूव करेगा। तो इसका मतलब जो छोटा चार्ज होगा वो आके यहाँ पर फिट हो गया, जो छोटा चार्ज है, जो छोटा सेगमेंट है डीएनए का वो यहाँ आ गया, जो बड़ा है वो पीछे रह गया, जो बड़ा है वो पीछे रह गया, जो सबसे बड़ा था वो पीछे रह गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा, जो सबसे बड़ा है वो पीछे रह गया। तो इसका मतलब क्या है, डीएनए का सेपरेशन हो रहा है, डीएनए का सेपरेशन हो रहा है। ये बात आपको कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अब डीएनए जेल के अंदर है और जेल के अंदर वो माइग्रेट कर रहा है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो जो छोटा होगा फास्ट मूव करेगा, जो बड़ा होगा वो स्लो मूव करेगा। तो इस तरह से छोटे से लेकर मीडियम और मीडियम से लेकर लार्ज साइज के डीएनए सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन अब आपको देखना है, देखने के लिए यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर का यूज किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, ये यूनिट क्या है, यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। ये क्या होती है, ये एक यूनिट होती है जिसकी हेल्प से ये जो डीएनए का जो जेल है, इस जेल के अंदर डीएनए क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। इस जेल को उठाकर हम क्या करते हैं, इस यूनिट के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने इथिडियम ब्रोमाइड ऐड किया था, ये इथिडियम ब्रोमाइड क्या है, एक डाई है, विजुलाइजेशन डाई है, जिसमें आपको डीएनए जो है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका मार्कर है, ये क्या है, आपका मार्कर है। और मार्कर के साथ ये आप देख रहे हैं, यहां पर मार्कर के साथ आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं,
कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन से डीएनए का बेंड कितना बड़ा होगा, कितना ये होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI हमारा डीएनए बेंड यहाँ तक माइग्रेट किया है कंपैरिजन करने पर। तो क्या आपको ये समझ में आया? और डीएनए के बेंड किस कलर में दिख रहे हैं? ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं। तो हमेशा ये भी क्वेश्चन पूछा जाए यदि, तो आपको याद रखना है डीएनए के बेंड हमेशा ऑरेंज कलर, ऑरेंज लाइट कलर में आपको दिखेंगे। ये इथिडियम ब्रोमाइड के कारण हुआ। और इस यूनिट में क्या होता है, यूवी लाइट लगा होता है। और यूवी लाइट जब जेल के नीचे से, जेल ये जेल है, और जेल के नीचे से क्या किया जाएगा, यूवी लाइट दिया जाएगा, तो ऊपर से आपको ऑरेंज बेंड कलर के डीएनए क्या होगा, विजुलाइज होगा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये प्रोसीजर समझ में आई कि किस तरह से अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को जो है अप्लाई किया जाता है, उसकी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है? तो सबसे पहले क्या करना है और लास्ट में क्या करना है, ये 1 बाय 1 मैंने स्टेप के फॉर्म में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। चलिए, तो अब इसको थोड़ा हम थियोरेटिकल फॉर्म में समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रिपरेशन किया किसका, अगारोस जेल का। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, अगारोस पाउडर को वे कर लिया। वे करने के बाद उसको डिसोल्व कर लिया, घोल लिया टीएई बफर में। और टीएई बफर में घोलने के बाद उसको हमने क्या किया, हीट किया माइक्रो ओवन के अंदर। ये आपको समझ में आ रहा है, हीट कहाँ पर किया, हीट किया किसके अंदर, ओवन के अंदर। तो ये समझ में आ गया होगा, ओवन के अंदर हमने क्या कर दिया, उसको हीट कर दिया। तो ये माइक्रो ओवन था। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने उसको स्लाइटली कूल किया। कूल करने के बाद उसमें हमने ईटीबीआर डाल दिया। तो यहाँ तक की बात समझ में आई, ईटीबीआर डाल दिया। ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये बात आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ तक बात की। उसके बाद कूल किया और उसको ईटीबीआर डाल दिया। ईटीबीआर डालने के बाद हम क्या करेंगे, ईटीबीआर डालने के बाद क्या करेंगे, हम उसको पोर करेंगे मेल्टन अगारोस इनटू कास्टिंग ट्रे। इसके बाद हम क्या करेंगे, कास्टिंग ट्रे के अंदर हम उस जेल को डाल देंगे जिसमें ईटीबीआर डाला था, और उसको क्या करेंगे, उसमें हम कोम्ब को रख देंगे। तो कोम्ब रखने से क्या बन जाएगा, वेल बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, जब हम कोम्ब को रख देंगे तो वेल बन जाएगा, क्योंकि जब वो सोलिडिफाई होकर निकाल दिया जाएगा जेल में से तो वेल बन जाएंगे। और उसको क्या करेंगे, हम सोलिडिफाई करेंगे और जेल इन इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक, जो जेल बना है जिसके अंदर वेल है, उसको हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के अंदर रख देंगे। और उस टैंक के अंदर रखने के बाद आप देख रहे हैं यहां पर हमने क्या किया, ये कास्टिंग ट्रे के अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद उसके अंदर हमने कोम्ब लगा दी, और कोम्ब लगाने के बाद उसको छोड़ दिया, और कोम्ब को हमने क्या कर लिया, रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर कोम्ब को क्या किया, हमने रिमूव कर दिया। कोम्ब को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कोम्ब को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, अब वो देखते हैं। उस कोम्ब को रिमूव करने के बाद, कोम्ब को रिमूव करने के बाद मैंने क्या किया, इस जेल को उठा के इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के अंदर रखा, और फिर क्या डाल दिया, टीएई बफर को मैंने क्या कर दिया, वहां पर ऐड कर दिया। तो टीएई बफर ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि वो पीएच को मेंटेन रखता है। दूसरी बात, पीएच के साथ इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करवाता है। तो हम दूसरी बार क्या करेंगे, यहां पर नाउ एड टीएई बफर टू कवर दी जेल। कितना ऐड करेंगे टीई बफर, जब तक जेल डूब ना जाए। जेल को सिंक डुबाना है इतना कि उसके ऊपर से करंट जो है फ्लो होना चाहिए, मतलब उस बफर के अंदर पूरा पीएच के बफर जो है उसके अंदर पूरा डूब जाना चाहिए। और जैसे ही हम क्या करेंगे, एड अंटिल द जेल इज फुली सबमर्ज, इसका मतलब जो हमने जेल बनाए हैं वो डूब जाना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, लोडिंग द डीएनए सैंपल। लोडिंग द डीएनए सैंपल का मतलब क्या है, अब डीएनए को डालने से पहले हम मिक्स करेंगे लोडिंग डाई के साथ, जिसके कारण उसका वजन बढ़ जाएगा। और उस को हम क्या करेंगे, माइक्रो पिपेट में लेंगे और उसको वेल के अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो किसकी हेल्प से लिया, माइक्रो पिपेट की हेल्प से। अब जो लोड किया है उसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेल में मैंने पहले ही बताया था कि नंबर 1 वाले जो वेल में आप क्या ऐड करने वाले हैं, आप यहाँ डायग्राम में देखें, ये नंबर 1 वाला था। तो इसमें मैंने क्या ऐड किया है, यहाँ पर नंबर 1 में मैंने क्या ऐड किया है, मार्कर डीएनए ऐड किया है, ताकि मुझे कंपेयर करना पड़े कि जो मैंने यहाँ पर सेकंड और थर्ड में यूज किया है उसको कंपेयर करना पड़ेगा मार्कर के साथ। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट लोड डीएनए लेडर इन वन वेल का मतलब फर्स्ट वाले में क्या कर दिया, मैंने लेडर डीएनए डाल दिया फॉर द कंपेरिजन। और देन उसको क्या कर दिया, मैंने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी रनिंग द जेल बाय बाय अप्लाइंग करंट। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, करंट अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो क्या हुआ, कनेक्ट द
इलेक्ट्रोड्स विथ पावर सप्लाई, हमने पावर सप्लाई के साथ इलेक्ट्रोड जोड़ दिया, रेड कलर वाला अलग जोड़ा, और नेगेटिव वाला जो कैथोड के टाइप ऐड किया है, ये आपको समझ में आ गया। देन हमने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया, तो जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करने लग जाएगा। मतलब नेगेटिव से किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, हम उसको ट्रांस यूवी इल्यूमिनेटर जो होता है उसके अंदर रखेंगे, जहां पर हम यूवी लाइट की हेल्प से क्या करेंगे, डीएनए के बेंड्स दिखेंगे। और जो डीएनए के जो बेंड्स होते हैं, डीएनए के जो बेंड्स होते हैं, ये डीएनए के बेंड्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, आपको ब्राइट ग्लोइंग बेंड्स ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको ऑरेंज बेंड जो ग्लोइंग कलर में दिखाई रहे हैं, ये क्या है, हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जिसमें जिसमें इनका जो साइज है, इनका जो साइज है वो अलग अलग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटा सेगमेंट है, ये उससे बड़ा सेगमेंट है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो डीएनए होगा उसको कंपेयर कर सकते हैं। ये लिखा है जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या आपको ये समझ में आया? इस तरह से हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं, और डीएनए के जो सैंपल हैं, जो फ्रेगमेंट्स वाले हैं, उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक डायग्रामेटिक फॉर्म में विद थियरी आपको एक एक पॉइंट बताया है, ताकि इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ जाए। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैं आपको बता दूं, आप चाहे आफ्टर नीट क्लियर करने के बाद हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर भी यदि मान लो आप किसी पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट वाले पोर्शन में जाते हैं, तो वहां पर भी आप डीएनए आइसोलेशन लाइक फॉरेंसिक साइंस में यदि आते हैं, तो वहां पर भी आप आपको यो यूज़ करना होता है। तो किस तरह से अप्लाई की जाती है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये पूरी बातें जो हैं आपको याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड हैं वो आपको याद रखना है, और एग्जाम में नीट के पॉइंट हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब वो क्या है उनको समझते हैं। तो ये कीप इन माइंड रखना है, और यहाँ को आपको मेंटेन रखना है। तो आप सबसे पहले जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करती है, सेपरेट करती है किनको, डीएनए को, ये आपको पता है। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अगारोस जेल यूज करते हैं। अगारोस जेल क्या है, ये कहाँ से बना है, ये जेल अगारोस से बना है। अगारोस हमको कहाँ से मिला, सीवीड से मिला। कहाँ से मिला, सीवीड से मिला। क्या नाम था उसका, गैलेडियम नाम था। क्या नाम था, गैलेडियम नाम था। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको समझ में आया, रेड सी से मिला, और ये गैलेडियम नाम है। ये एक तरह का क्या है, एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। ये एक तरह का क्या है, मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब एक तरफ का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसको पानी के साथ गर्म करने पर वो क्या हो जाता है, क्लियर सॉल्यूशन बनाता है, जेल बनाता है। इट फॉर्म सॉफ्ट जेली लाइक पोरस मैट्रिक्स। पोरस का मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसमें से डीएनए भाग जाता है, डीएनए रन करता है, जिसके कारण जो छोटा डीएनए वो जल्दी से आसानी से निकल जाता है और लार्ज डीएनए अटक जाता है। तो पोर हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो पोर्स होते हैं, जिनके अंदर जो होल होते हैं, वो क्या करते हैं, डीएनए के सेपरेशन को हेल्प करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो यहां तक का कंसेप्ट में आया। दूसरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीएनए जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट के कारण। डीएनए कंटेन फास्फोरस ग्रुप, इसलिए डीएनए पर फॉस्फेट ग्रुप होने के कारण उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और देयर फॉर इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप प्रोवाइड करते हैं, तो डीएनए क्या करता है, मूव करता है, पॉजिटिव की तरफ मूव करने लग जाता है। पॉजिटिव का मतलब यहां पर एनोड की बात कर रहा है। तो नेगेटिव से भागेगा, पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा, नेगेटिव से भागेगा, पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा, पॉजिटिव की तरफ रन करेगा। तो जितना छोटा होगा जल्दी भागेगा, जितना बड़ा होगा स्लो भागेगा। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जेल है, और इस जेल के अंदर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डीएनए हमने पहले यहाँ तो मार्कर डीएनए ऐड किया था। ये क्या किया था, मार्कर डीएनए था हमारा। इसके अलावा हमारा डीएनए सिंपल 1 था, ये 2 नंबर था। 1 में तो हमने क्या कर दिया, 8 कर दिया। ये 3 था, ये 4 था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पर आपने अभी क्या देखा कि यहाँ पर हमने अब देखा था कि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो आपका जो डीएनए है
ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए जो है आपका, ये नेगेटिव से किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से यदि क्वेश्चन बने तो आपको छोड़ना नहीं है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, पूरे पॉइंट आपको क्या करना है, कवर करना है। चलिए इथिडियम ब्रोमाइड के बारे में बात करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड क्या है, एक डाई है जिसकी हेल्प से आप डीएनए, ये इथिडियम ब्रोमाइड क्या है, विजुअलाइजेशन डाई है। डीएनए को आप आसानी से देख नहीं पाएंगे जब तक ईटीबीआर आपको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इथिडियम ब्रोमाइड क्या है, एडेड टू अगारो जेल, अगारो जेल में ऐड करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं ऑफ डीएनए बेंड्स, डीएनए के जो बेंड्स होंगे उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा जो कि अभी मैंने डायग्राम से बताया। इन इंटरकलेट्स, इसका मतलब क्या है, ये जो डाई है एटीबीआर, ये जो बेसिस होती है, नाइट्रोजन जो बेस होती है, वो नाइट्रोजन बेस के जाके अंदर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ऐड हो जाता है या इंसर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये कहां पर ऐड हो रहा है, ये नाइट्रोजिनस बेस के अंदर, नाइट्रोजिनस बेस ऑफ डीएनए। जो डीएनए के बेंड्स, जो डीएनए के नाइट्रोजन बेंड्स होते हैं, सपोज आपने क्या देखा होगा, ये डीएनए है, ये सपोज ये क्या है, ये हमारा डीएनए है, और ये डीएनए के अंदर हमारे क्या है, ये नाइट्रोजिनस बेस है, ये डीएनए के अंदर नाइट्रोजिनस बेस है। तो ये नाइट्रोजिनस बेस के अंदर हमारा जो डाई होता है, ये डाई जो चाहे वहां जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और इसके कारण डीएनए का कलर जो है वो विजुलाइज हो जाता है। और कैसा विजुलाइज होता है, लाइट ऑरेंज फ्लोरोसेंस के फॉर्म में हमको डीएनए के बेंड जो है दिखाई देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये कब दिखाई देते हैं, जब यूवी लाइट के अंदर आप उसको रखते हैं, और इसके लिए यूवी ट्रांस एल्यूमिनेटर का यूज किया जाता है। इसके बाद याद क्या रखना है आपको, कि मैंने आपको बताया था कि इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है वो एक तरह से हैंडल करना, केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैसा होता है, इज अ म्यूटाजेनिक होता है। कैसा होता है, म्यूटाजन होता है, मतलब ये कैंसर कॉज कर सकता है। क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। इसको सावधानी से यूज करना है। इसके लिए हमको ग्लव्स और लैब कोट का यूज करना है। क्या यूज करना है, ग्लव्स और लैब का यूज करना है, ताकि आप उसके बच पाए, कहीं एक्सीडेंट वाली केस कंडीशन ना हो, ये कैंसर वाली कंडीशन डेवलप ना। अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद स्किन एंड आई, और यदि गलती से आपको टच हो गया है तो डायरेक्टली आई और किसी भी स्किन टाइप पर आपको कांटेक्ट नहीं आने देना है। और इसके लिए जो भी इसका डिस्पोजल जो जेल होगा यूज करने के बाद, डिस्पोज वेस्ट प्रॉपर्ली एज पर लैब सेफ्टी गाइडलाइन, कि आपने जो जेल बनाया है, जेल में डीएनए को देख लिया, आप जेल से आपने डीएनए को निकाल लिया, तो उस जेल को फेंकना है तो कहां पर फेंकना है, कहां पर उसको डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। जेल को उठा के कहीं पर भी आप नहीं रख सकते, छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ईटीबीआर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया। तो चलिए, यहां तक का जो कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आई होप मैंने बहुत अच्छे समझाया है। अब जो है हम एनसीईआरटी की लाइन को समझते हैं कि एनसीईआरटी जो है हम अब हमको क्या बता रही। चले, तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, हम डीएनए को सेपरेट करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं। इसके लिए हमको डीएनए को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, डीएनए के फ्रेगमेंट बन जाएंगे। डीएनए के क्या बन जाएंगे, फ्रेगमेंट बन जाएंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से आप डीएनए के फ्रेगमेंट बना सकते हैं। लेकिन इन फ्रेगमेंट को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि कोई छोटा साइज का है, कोई मीडियम साइज का है, कोई लार्ज साइज का है। तो इस सेपरेट करना है, तो इसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये जेल किससे बना है, अगारोस से बना है, इसलिए इसको अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। और ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो होते हैं कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, और कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम इनटू मूवमेंट टुवर्ड दी एनोड। एनोड का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, किधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो माइनस मतलब कैथोड से मूव करेंगे एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो ये आपको समझ में आ गया। और यहां पर क्या हो रहा है, जो मीडियम है हमारा मैट्रिक्स है। नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज अगारोस। क्या यूज करते हैं, अगारोस, विच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सीवीड, गैलिडियम से
क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। और ये डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, रिजोल्व हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सिविंग द इफेक्ट ऑफ प्रोवाइडेड द अगारोस जेल। अगारोस जेल में जो पोर्स बनेंगे वो पोर्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डीएनए आसानी से फिल्टर हो जाएगा। इसलिए स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इज मूव, मतलब आगे आगे रहेगा। लुक एट द फिगर एंड द गेस द विच ऑफ द जेल। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे आगे होगा, जो स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे आगे होगा, और जो जो लार्जेस्ट होगा वो सबसे पीछे होगा। जो स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे आगे होगा और जो लार्जेस्ट होगा वो सबसे पीछे होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। और ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वेल हैं। वेल के अंदर हमने पहले में मार्कर यूज किया, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। आप जितने सैंपल चाहो उतना ऐड कर सकते हैं। और डीएनए का जो माइग्रेशन होगा वो क्या होगा, वो किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ये बात आपको याद रखना है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब कैथोड और पॉजिटिव मतलब एनोड। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? तो आज हमने एक बेहतरीन टेक्निक के बारे में समझा है जिसको आपको लर्न करना है, आपको बार बार देखना है, ताकि इस टेक्निक का आप यूटिलाइजेशन, इस टेक्निक के एप्लीकेशन को समझ पाए, इसके प्रिंसिपल को समझ पाए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बेहतरीन टेक्निक को समझने वाले हैं जिसका नाम है पीसीआर। आज हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है जिसमें डीएनए के सेपरेट को, डीएनए के जो सेगमेंट हैं, फ्रेगमेंट हैं, उनको सेपरेट किया है। कल इसी का हम क्या करेंगे, पीसीआर करवाएंगे ताकि मुझे इनका नंबर और ज्यादा मिल जाए। तो चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।